गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 2 के अंतिम पेपर के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है साइंस एंड एनवायरनमेंट जर्नलिज्म। तो इसके यूनिट 1 को आज हम कवर करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट ऑफ साइंस जर्नलिज्म एंड साइंस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ साइंस जर्नलिज्म, नीड ऑफ साइंस जर्नलिज्म, अप्रोचेज ऑफ साइंस जर्नलिज्म। इसमें कई कुछ मॉडल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा साइंस जर्नलिज्म इन इंडिया और एथिकल इशूज़ इन साइंस रिपोर्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ साइंस जर्नलिज्म एंड साइंस कम्युनिकेशन, तो जो साइंस जर्नलिज्म का कंसेप्ट है, इसको हम पहले समझते हैं। हमें पता है फ्रेंड्स कि इंडिया में भी काफ़ी साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है पिछले 3-4 डिकेड्स में, स्पेशली लिबरलाइजेशन के टाइम से 1990 से बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इनिशिएटिव्स साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए हैं और जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। तो इनके सब की जो है रिपोर्टिंग लोगों को कैसे पता चले, इसके लिए इनकी रिपोर्टिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम डिफ़ाइन करें साइंस और कम्युनिकेशन की, तो साइंस कम्युनिकेशन जो है ये जो है साइंस और कम्युनिकेशन दो बहुत ही रिलेटिव जो है एकेडमिक नॉलेज की इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जिसमें साइंस का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च वर्क करके हम कोई चीज़ नया कुछ निकालते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उसको साइंस बोला जाता है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमको जो है एक मीडियम की तरह काम करता है। जैसे कि हम जर्नलिज्म में है तो ये मास कम्युनिकेशन को जो है टारगेट किया जाता है इसमें। तो कम्युनिकेशन एक अपना अलग चीज़ है और साइंस अपना अलग चीज़ है। तो दोनों जब मिल कर के काम करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट सामने आता है। साइंस को अगर हम डिफ़ाइन करने की एक्चुअल में बात करें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है डिफ़ाइन करना, लेकिन वेबस्टर का जो है न्यू कॉलेज डिक्शनरी है वो साइंस को डिफ़ाइन करती है कि नॉलेज अटेंड थ्रू स्टडी और प्रैक्टिस, या कोई भी नॉलेज जो है आपने जिसको कि प्राप्त किया हो, अर्जित किया हो स्टडी करके, पढ़ाई करके और उसको प्रैक्टिस करके, या फिर नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रूथ्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज स्पेशली एज ऑब्टेन एंड टेस्टेड थ्रू साइंटिफिक मेथड कंसर्निंग द फिजिकल वर्ल्ड। साइंटिफिक तरीके से किसी नॉलेज को, किसी ज्ञान को अगर प्राप्त किया गया है जो कि सच्चा ज्ञान है, तो उसको हम साइंस बोलते हैं। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन आप देखेंगे मीडिया में और कल्चरल स्टडीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। डॉक्टर मैकफार्लैंड ने जो है कम्युनिकेशन को इस तरह डिफ़ाइन किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मीनिंग्स को परसीव करके मीनिंगफुल इंटरेक्शंस किए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग के बीच में एक आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के प्रयास किया जाता है। तो कम्युनिकेशन को नटशेल में हम बात करें तो इसको एक एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, बिलीव्स, नॉलेज, ओपिनियन वगैरह को। तो इन सब चीज़ों को जो हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के बीच में ट्रांसमिट करते हैं, तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब हम अगर बोलें साइंस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये जो है ये रेफ़र करता है पब्लिक मीडिया प्रेजेंटिंग साइंस रिलेटेड टॉपिक्स टू नॉन साइंटिस्ट एंड नॉन साइंटिफिक कम्युनिटीज़। तो साइंस के बारे में कम्युनिकेट करना, किन लोगों को कम्युनिकेट करना? उन लोगों को जो कि नॉन साइंटिफिक हैं, जिनको कि साइंस के बारे में नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को कम्युनिकेट करना। अब हम अगर बात करें चैलेंजेज हैं साइंस कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेज हैं साइंस कम्युनिकेशन में जिनको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो है जर्नलिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन गैप का होना। दूसरा, प्लानिंग और कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर जो है प्लानिंग कम्युनिकेशन नहीं होना, इसकी कमी होना। कल्चरल पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत सारा होता है। आप कोई साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ को किसी को समझाना चाहेंगे तो वो जो है एक रूढ़िवादी व्यक्ति होगा, तो वो धार्मिक और रूढ़िवादी चीज़ों को जोड़ करके उस साइंस को मानेगा नहीं जल्दी। तो ये जो है थोड़ा सा जो है अपोजिशन थोड़ा होता है।
इसके अलावा साइंटिफिक कम्युनिटी जो है मीडिया डिस्टोर्शन का एक फियर भी उनको होता है। ब्यूरोक्रेटिक और लीगल ऑब्स्टिकल्स भी काफ़ी हैं इसके बीच में जो आते हैं। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज के बीच में ट्रांसमिट करना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट काम भी है। साइंटिस्ट वांटिंग टू कीप सीक्रेसी ऑफ देयर नॉलेज, ये भी एक कारण है कि साइंटिस्ट जो चाहते हैं कि जो उनकी नॉलेज है कोई ऑब्टेन किया है तो उसको जो है वो अपने आप तक सीमित रखना चाहते हैं, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट जो है क्या है डिस्करेज भी किए जाते हैं बहुत सारे जो है मैनेजर्स के द्वारा कि उसको अपने नॉलेज को कम्युनिकेट ना करें, उसको रोक के रखें। साइंस कम्युनिकेशन सीन एज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, साइंस कम्युनिकेशन को जो है एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी माना जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल विल की जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की कमी भी जो है ये मानी जाती है इसके अंदर एक कारण के तौर पे। अभी हम बात करेंगे साइंस जर्नलिज्म के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो साइंस जर्नलिज्म का फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ साइंस जर्नलिज्म। तो इंटरेस्ट जो है जनरल पब्लिक का साइंस जर्नलिज्म का के बीच में कंटिन्यूसली अभी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है पीछे डिकेड्स से। और शुरू में साइंस का जो जितना भी जर्नलिज्म था वो ज़्यादा सीमित इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है हिंदी के अंदर कन्वर्ट करना और बाद में फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हुआ। शुरू में हम अगर बात करें तो माधुरी मैगज़ीन थी जो लखनऊ से और मनोरमा मैगज़ीन इलाहाबाद से, इसमें ये जो है इन्होंने 1926-27 में अपना सेपरेट कॉलम साइंस न्यूज़ के बारे में इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था। और अगर हम माधुरी मैगज़ीन की बात करें तो उसमें जो है इसका नाम विज्ञान वाटिका रखा गया था और मनोरमा में जो है विज्ञान के चमत्कार, तो इस नाम से इन्होंने शुरू किया था। अब हम अगर बात करें न्यूज़पेपर की तो सबसे पहले नवभारत टाइम्स में साइंस के बारे में जो है साइंस का कॉलम उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया था विज्ञान के नाम से। और उसके बाद कम्प्लीटली साइंस के ऊपर डेडिकेटेड मैगज़ीन की अगर बात करें विज्ञान जगत नाम की मैगज़ीन आई थी। तो उसके बाद विज्ञान प्रगति, फिर विज्ञान, फिर आविष्कार, ये जो है बहुत अच्छे जो है साइंस मैगज़ीन्स एक्सलेंट क्वालिटी के जो है माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने साइंटिफिक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे जो है उन्होंने बुक्स लिखे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स धूमकेतु और आगंतुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अभी हम बात करते हैं वेरीफाई कोटेशंस टू इंश्योर फैक्चुअल वेरासिटी। तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात यही है कि फैक्चुअल एरर का जो है कहीं पे कोई स्कोप साइंस के अंदर नहीं होता है, हाफ ट्रुथ के लिए भी कोई स्कोप नहीं होता है, इमेजिनरी कोई चीज़ जो है इसमें साइंस में जो है नहीं होता है। जो चीज़ है जो फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली जिसको प्रूव हो सकती है, जिसका एग्जिस्टेंस प्रूव हो सकता है, वही साइंस है। और वही जो है साइंटिफिक फैक्ट और टेक्निकल डेटा जो है जिनके अवेलेबल होते हैं उन्हीं के ऊपर ही जो है साइंस जर्नलिज्म डिपेंड होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो है उनसे वेरीफाई करने के लिए भी जो है फैक्ट फिगर को वेरीफाई किया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट स्पेशली जो होते हैं, वही जो है उन फैक्ट फिगर को करेक्ट बता सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो साइंस जर्नलिज्म में जो है फैक्ट फिगर को वेरिफिकेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं साइंस जर्नलिज्म के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल रेफरेंस लिस्ट ऑफ साइंटिफिक वर्ड्स। तो रेफरेंस लिस्ट होता है एक साइंटिफिक वर्ड्स, वो पूरा बना करके रखना पड़ता है ताकि जो है आप किसी भी चीज़ को अगर हम साइंस के बारे में अगर कुछ कवरेज कर रहे हैं तो वो वर्ड्स आपको पता हों और आप उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल जब साइंस जर्नलिज्म करते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करें। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी न्यूज़ के जितने भी सोर्सेज हैं उनको भी आपको टाइप करने की ज़रूरत होती है, वहाँ से आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट है साइंस जर्नलिज्म डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है बहुत ही चीज़ों के ऊपर जो है हम डिस्कस हमेशा करते रहते हैं और इस पर बहुत सारा इश्यूज़ काफ़ी जो है हमेशा लाइट में आती रहती हैं। तो इन्वायरमेंट के बारे में भी कवरेज करना, ये भी जो है जनरली ये साइंस रिपोर्टर ही कवरेज करते हैं क्योंकि ये भी एक साइंस का ही पार्ट है। और सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी अगर हम बात करें तो साइंस का बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस है। मॉडर्न एज में पहले के जो जादू टोना और इस तरह की चीज़ें थी
उसका ज़्यादा चलन था, लेकिन अब साइंस जो है उन सब चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर कर रहा है। लोगों के अंदर जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग और एक जो है कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है कि ये साइंटिफिकली ये चीज़ें गलत हैं और जो साइंस बोल रहा है वही सबसे सही है। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म में लैंग्वेज की चॉइस बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज की चॉइस आपको जो है जो पार्टिकुलर जो टारगेट पॉपुलेशन है, अगर उसको हम ध्यान में रखते लैंग्वेज की चॉइस नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो है जर्नलिज्म उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड रिपोर्ट का स्ट्रक्चरिंग करना, स्ट्रक्चरिंग जो है सही तरीके से उसको करना पड़ता है ताकि रिपोर्ट जो हो वो अच्छी तरह से लोगों को समझ में आए। 5W एंड 1H वाला जो प्रिंसिपल है वो इसके अंदर भी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ वाला जो कंसेप्ट है वो पक्का इसके अंदर हमेशा लागू करना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन इंटरेस्ट भी जो है, पब्लिक क्या किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट पब्लिक को है, उन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट डिस्टोर द फैक्ट्स और प्रेजेंट देम इन ए प्रोवोकेटिव मैनर। फैक्ट्स जितना है उनको जो है आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको डिस्टोर्ट नहीं करना है और उनको जिससे है वैसे कि वैसे ही जो है आपको मैगजीन्स के अंदर कवर करना है। उसमें जो है आपने अगर फैक्ट के साथ जो है उसमें छेड़खानी किया तो फिर आपका जर्नलिज्म में जो है आपको प्रॉब्लम होगा और लोगों को, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं आज के समय में, पता चल जाएगा और लोग जो है आपके जर्नलिज्म और आपके जो जर्नलिस्टिक जो भी चीज़ें आपके हैं प्रोडक्शंस, उस पे ऊपर लोगों का बिलीव थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल्स जो है साइंस जर्नलिज्म के कौन से हैं। तो साइंस जर्नलिज्म के बहुत सारे अप्रोचेज हैं और उनको जो है एक मॉडल के तौर में जो है बनाया गया है। 4 मॉडल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉडल ए की बात करते हैं, साइंस लिटरेसी मॉडल। साइंस लिटरेसी मॉडल का गोल यही है कि जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक के लिए उसको ट्रांसलेट करना और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना पब्लिक के बीच में थ्रू मास मीडिया, ताकि लोगों को जो है इसके बारे में लिटरेसी प्रोवाइड हो जाए और लोग जो है साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उनको चीज़ों को समझें, जानें और उनको जो है सही असलियत पता चले कि जो है एक्चुअल में जो चीज़ हैपनिंग आप पास हो रही है वो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये साइंटिफिकली जो है पूरा उनको प्रूफ मिले। तो साइंस लिटरेसी मॉडल जो है बहुत सारे लेवल में क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। तो वो इसीलिए क्रिटिसाइज़ होता है क्योंकि आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से अगर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, फिर पब्लिक के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं करते हैं, तभी उसका क्रिटिसिज्म होता है। अगर आप सही तरीके से उसको जो है लोगों के बीच में ला पाएंगे तो फिर आपका क्रिटिसिज्म कभी नहीं होगा। सेकंड मॉडल जो है वो है कंटेक्चुअल मॉडल। कंटेक्चुअल मॉडल एम्प्लॉय करता है टॉप डाउन इन्फॉर्मेशन डिलीवरी स्टाइल, जैसे कि डेफिसिल मॉडल होता है उसके अंदर। एक जो है ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक ऑडियंस लिंक कंटेक्स्ट के हिसाब से जो है इसको एड्रेस करता है। कंटेक्चुअल मॉडल साइंस की मीन्स को एक्नॉलेज करता है और ये भी एक्नॉलेज करता है कि अलग अलग जियोग्राफिकल और अलग अलग सोशल लोकेशन में अलग अलग तरीके से लोगों को जो समझ में आता है उसके हिसाब से आपको कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के आपको उसको जो है लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मॉडल सी है ले एक्सपर्टीज़ मॉडल। ले एक्सपर्टीज़ मॉडल का मतलब ये है कि जैसे जो है कंटेक्चुअल मॉडल होता है उसी का एक जो है वर्जन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स जो है कंपेलिंग आर्गूमेंट्स करते हैं और डिस्टिंक्ट आर्गूमेंट्स, और लोगों को इससे जो है लोगों को पता चलता है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं और उनके क्योंकि उनकी एक इंटीग्रिटी होती है जिससे पब्लिक उनके ऊपर बिलीव करती है और चीज़ों को आसानी से समझा जाता है। चौथा मॉडल डी है पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल। पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल अटेम्प्ट करता है कि साइंटिफिक प्रोसेस को जो है ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए और पब्लिक डिबेट्स के द्वारा जो है इसको लोगों के बीच में जो है लाया जाए और साइंटिफिक इश्यूज़ के लिए जो है लोगों को नॉलेज जो है उनका इनकरेज किया जाए। तो ये जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल इसलिए बोला जाता है। जर्नलिज्म टर्म में अगर बात करें तो पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल का मेन फोकस होता है कि साइंस और उसका जो है जितना भी इंक्लूज़न है उसमें क्या व्यू पॉइंट लोगों का है
वो सबके सामने लाया जाए, सबके सामने उसके ऊपर डिस्कस हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, उसमें पब्लिक भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करे, और साथ में उसके बाद जो है उसको लोगों के बीच में अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये इस तरह से ये चारों मॉडल हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि साइंस जर्नलिज्म इन इंडिया। तो साइंस जर्नलिज्म इंडिया के अंदर कितना अभी तक कितना प्रोग्रेस किया है, इसके बारे में है ये। और साइंस जर्नलिज्म जो है एक हम बोलते हैं साइंस नॉलेज का एक जो है की है, क्योंकि इसके बिना जो है अगर ये जर्नलिज्म के थ्रू ही जो है लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपका जो है बुक्स के द्वारा, एजुकेशनल बुक्स के द्वारा पहुंचती है। लेकिन जर्नलिज्म से क्या होता है कि बुक्स एक बार बन जाती हैं तो वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, और ये जो है खाली जर्नलिज्म ही है जो कि आपको हमेशा अप टू डेट रखता है। तो हम जो है अगर इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो अर्ली डेज में कोई जर्नलिज्म में कोई साइंस कम्युनिकेशन वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इसलिए टेक्नोलॉजी को समझने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और धीरे धीरे जब जो है 19th सेंचुरी में दिग्दर्शन वेस्ट बंगाल में जो पब्लिश होना शुरू किया था मंथली 1888 में, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश में, इससे धीरे धीरे शुरू हुआ। उसके बाद जो मैगजीन्स मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे जो है करके डेवलपमेंट इसके ऊपर होना शुरू किया। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की प्रेजेंट पर्सपेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, तो इन साइंस पॉपुलराइजेशन बहुत सारे लेवल पे बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू किया, और साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलप में साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन भी जो है एक आया था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 4 मार्च 1958 को, जो कि एक बहुत ही बड़ा गाइडिंग फैक्टर जो है साबित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो है इसके ऊपर आया था, और पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर काफ़ी फोकस किया था साइंस के ऊपर, और वो चाहते थे कि जो है सभी लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, और लोग जो है उसी तरह से अपनी थिंकिंग को चेंज करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके टाइम पे काफ़ी जो है इसके ऊपर काम किया था, और 1982 में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC की भी स्थापना बाद में की गई एज ए एफेक्स बॉडी, जो कि इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है हमेशा डालता रहता है। तो अगर हम बात करें साइंस जर्नलिज्म एंड मास मीडिया की, तो बहुत सारे मीन्स मोड हैं साइंस जर्नलिज्म के, जैसे कि प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वॉलपेपर्स, बुक्स, पोस्टर्स, फोल्डर्स, बुकलेट्स, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया की अगर हम बात करें तो रेडियो, टीवी, फिल्म्स, स्लाइड शोज़, बायोस्कोप, ये सारी चीज़ें जो है ऑडियो विजुअल मीडिया में आती हैं। इसके अलावा फोल्क मीडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेगमेंट्स में जहाँ पे प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया अवेलेबल नहीं है, उस जगह पे हमें फोल्क मीडिया की मदद से, फोल्क मीडिया हम बोलें तो जो भी जो है किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज या किसी भी कम्युनिटी है, उनके अंदर बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क डांसेज, नौटंकी, ट्रेडिशनल मीन्स के बहुत सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं, उसके अंदर भी जो है साइंटिफिक चीज़ों को लोगों के पास बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए मीडिया। इसके अलावा अगर हम इंटरेक्टिव मीडिया की बात करें, साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर, सेमिनार्स, वर्कशॉप, लेक्चर्स, साइंटिफिक टूर, कॉन्फ्रेंसेस, विज्ञान जथा, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके माध्यम से हम इंटरेक्टिव मीडिया से भी जो है काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिकेशन करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंटरनेट, CD-ROM, मल्टीमीडिया, सिमुलेशंस, इन सब चीज़ों की मदद से हम जो है साइंस को लोगों के बीच में फैलाते हैं। तो आज बहुत सारी पॉपुलर मैगजीन्स भी हैं, इसके अलावा रेडियो और टीवी प्रोग्राम भी हैं जो कि साइंस के बारे में लोगों को बहुत अच्छा जो है नॉलेज देते हैं। इसके अलावा हम बात करें साइंस राइटिंग, रिपोर्टिंग के ट्रेंड्स के बारे में, तो आज जो है इसके ऊपर इसका ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स तो इसको जो है कवर करती ही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो है साइंटिफिक मैगजीन्स भी अलग से चलती हैं। इसके अलावा
आप देखेंगे जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह आजकल काफ़ी खुल गए हैं, जिनके अंदर साइंटिफिक पार्टिकुलर टॉपिक को पकड़ करके और उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में अच्छे से लोगों को समझाया जाता है। इसके अलावा लोकल इश्यूज़ और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी जो है काफ़ी रिपोर्टिंग चलती है, जिसमें बहुत सारे जो है लोगों के अंधविश्वास हैं उनको रिड्यूस करने में मदद मिल रही है। इन्वेस्टिगेटिव साइंस जर्नलिज्म की अगर बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, R&D वगैरह वर्क के ऊपर इनके जो है इनका भी जर्नलिज्म से काफ़ी कवरेज किया जाता है कि क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स आज के डेट में रिसर्च वगैरह हो रहा है। साइंस जर्नलिज्म एंड साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अलावा क्रिएटिंग द क्रिएटर्स का मतलब है कि ट्रेंड मैन पावर को जो है डेवलप करना, जो कि साइंस जर्नलिज्म, राइटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इनमें सब में जो है इनके थ्रू जो है ट्रेंड मैन पावर को डेवलप करने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसमें बहुत सारे टाइप की कोर्सेज होते हैं। पहले तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो लगभग 3 से 7 दिन के ड्यूरेशन के, मतलब 1 हफ्ते तक के ड्यूरेशन के होते हैं। मीडियम टर्म कोर्सेज होते हैं जो 2 से 4 महीने ड्यूरेशन के होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं जो 1 से 2 साल के लिए भी होते हैं। तो इनमें जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यूनिवर्सिटी लेवल पे जनरली कवर की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी साइंस जर्नलिज्म में होते हैं, 1 साल या 2 साल के ड्यूरेशन के। तो इस तरह से करके जो है लोगों को काफ़ी जो है इसमें हेल्प मिल रहा है। अगर हम इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो डेवलपिंग जो है साइंस जर्नलिज्म का डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एज एन एवरेज साइंस कवरेज इंडिया लगभग जो है 3% का है, और जो है इसको लगभग 15% तक एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। साइंस जर्नलिस्ट, राइटर्स अभी भी बहुत कम हैं, और इसका जो है टारगेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में आने की अभी भी ज़रूरत है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे मासेस में, बहुत सारी जगहों पे आज भी साइंस ने अच्छी तरह से पेनिट्रेशन नहीं किया है, और आज भी अंधविश्वास की चीज़ें बहुत सारी जगह पे आप कम्युनिटीज़ में देखेंगे कि अभी भी देखने को मिलती हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 18 रिकॉग्नाइज्ड रीजनल जो लैंग्वेजेज हैं उसमें मैक्सिमम लैंग्वेज में साइंस राइटिंग का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है जिस लेवल ऑफ एक्सीलेंस की जो ज़रूरत है वो अभी तक हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, ताकि साइंस को जो है सबके बीच में फैलाया जा सके और लोगों को सबको इसका लाभ मिले, और हम जो है जितने भी अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं उनसे जो है हमें एटलीस्ट कम से कम सोसाइटी को छुटकारा मिले। अभी हम एथिकल इश्यूज़ की बात करेंगे साइंस रिपोर्टिंग में। तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है बहुत ही पेंसटेकिंग प्रोसेस होता है। आर्टिकल्स का पब्लिकेशन, फाइनल स्टेजेस में प्लानिंग करना, रिसर्च का एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, इतना सारा ये सब चीज़ें बहुत सारी करनी, इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें एथिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग एक दूसरे की कॉपी को, दूसरे के वर्क को, दूसरे के रिसर्च को अपने नाम से जनरली जो है क्या करते हैं कि उसको जो है वो पब्लिश करा देते हैं। तो ये एथिकल इशू जो है साइंस रिपोर्टिंग में आज के समय में आ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डुप्लिकेट सबमिशन, किसी आर्टिकल का जर्नलिस्ट या पीरियोडिकल्स में कहीं पे पब्लिकेशन हुआ है तो उसका दोबारा डुप्लिकेट सबमिशन करके जो है लोग दूसरी जगहों पे करा देते हैं। इसके अलावा फाल्सिफिकेशन या फैब्रिकेशन की बात करें तो उसमें जो रिपोर्ट होता है उसके अंदर फाल्सिफिकेशन के भी केसेस काफ़ी देखे जाते हैं। इसके अलावा प्लैगरिज्म की अगर बात करें तो आइडियाज़, दूसरे की जो चीज़ें, दूसरे के वर्क हैं उनको अपने नाम से पब्लिश करा देना। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडिटर्स, रिव्यूअर की हैं, वो उनको जो है ध्यान में रखना है कि सारी तरफ से चेक करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है तो उसको प्लैगरिज्म तो एक्चुअली नहीं हो रहा है, कोई दूसरे के मटेरियल को किसी दूसरे ने काम किया है उसको अपने नाम से तो नहीं पब्लिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही गहनता से, बहुत ध्यान से आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप जो है उसको एक्चुअल में एक्सेप्ट करें कि जो है इसको हम पब्लिश करेंगे। ये सही में जो है जब तक आपको पूरा कंप्लीट फुल प्रूफ उसका जो है चेक ना हो जाए, चेक बैलेंसेज आपके ना हो जाए, तब तक आप उसको पब्लिश कभी भी ना करें। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट 1 समाप्त होता है। यूनिट 1 2 में कल मुलाकात होगी। थैंक यू। हैव ए वेरी